साहब के साथ मुलाकात हुई है और जो उन्होंने बात की है उसके चंद क्रक्स चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास सरगोदा के एटीसी के जज को बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने ये फरमाया है कि इंसाफ के बग़ैर ना कोई मुआशरा तरक्की करता है, ना कोई कौमें तरक्की करती हैं, ना मुल्क तरक्की करते हैं। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कायम होना चाहिए। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और निज़ाम इंसाफ की बेहतरी ये बुनियादी जुज़्व हैं जिसके बग़ैर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। लिहाजा आज जिस तरीक़े से ये बजट पेश हुआ है और जिस तरीक़े से ये तर्ज़ हुकूमत चल रही है, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती, इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने फरमाया था कि मेरे ज़माने में यानी उनके टेन्योर में कोई इंसाफ के रास्ते में इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई निज़ाम इंसाफ में किसी तरफ से अटैक नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया मोहम्मद अब्बास के इस ख़त के बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब इस पर एक्शन लेंगे? और इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, मोहम्मद अब्बास सरगोदा के जज। दूसरी बात, जिस तरीके से जो सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, जैसे इमरान रियाज के साथ एहराम की हालत में जो उसको गिरफ्तारी, किडनैप और ज़्यादती की है, उसकी शदीद मज़म्मत की है। और वो ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को, सबको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सबको, अवाम को इकट्ठा होकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि ये, क्योंकि ये आज 25 करोड़ अवाम की एग्जिस्टेंस, उनके वजूद का सवाल पैदा हो गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज देखें ISI का काम होता है अपने मुल्क की हिफाजत करना, मेरी और आपकी, हमारे वो टैक्स के पैसों से हम उनको पैसे देते हैं, उनका काम है कि हमारी हिफाजत करें, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बुनियाद पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, वो हमारे हिफाजत करें हमारे बार्डर्स की, जे जाए कि वो हमारे अपने लोगों को उठाएं। अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को उठा लिया, शहबाज गिल के भाई को उठा लिया, और इस तरह PTI के कई कारकुनान को उठा लिया गया। ये गलत तरीके से उनको सिर्फ PTI को डिसमेंटल करने, PTI के कारकुनान को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है वो ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज इस ज़रिए से बदनाम हो रही है। और इस तरीके से ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना लोग सरमायाकारी करते हैं, बल्कि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, पाकिस्तान से पैसा सारा मुल्क से बाहर जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि आप ये देखें कि जो दुबई लीक्स हुई या गंदम स्कैंडल हुआ, क्या इस हवाले से नैब का काम नहीं था कि उसके ऊपर वो फौरी तौर पर FIA और नैब उसकी इंक्वायरी करे? मोहसिन नकवी की फैमिली के पास या उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उसका मनी ट्रेल कहाँ है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे गए हैं तो क्यों गए हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? साबिक जर्नैलों ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, क्या उनसे पूछा गया? क्या नवाज शरीफ की फैमिली के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे पूछा गया? और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज का कोई मसाज सेंटर है, क्या उससे पूछा गया? और क्या राव अनवार, जो जरदारी साहब अपना बच्चा उसको कहते थे, वो उसकी पता चला रिपोर्ट ये है कि 77 प्रॉपर्टीज़ हैं, शर्जील मेमन की फैमिली के नाम भी हैं और उनके मुलाजमीन के नाम भी हैं। अब आप जो इस तरीके से, जो उन्होंने नैब लॉ के मुतालिक भी ये फरमाया है कि उस पर हम ख़त लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को और वो बताएंगे कि क्यों वो ये करना चाह रहे हैं कि नैब लॉज को इम्प्रूव किया जाए, ना कि नैब लॉ को ख़राब किया जाए। वो एक ख़त लिखेंगे और उस हवाले से भी उन्होंने अपने पॉइंट्स हमें लिखवाए हैं। फिर जो बजट के सिलसिले में उन्होंने बात की है
کہ تنخواہ دار طبقے کے پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ ظالمانہ بجٹ ہے، اور 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ اس وقت ملک میں آئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت دیکھیں نیب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ بہت سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ اگر یہ نیب ترامیم رہتی ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، انہوں نے کہا کہ میری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں قانون کا مس یوز روکنا چاہیے، مس یوز آف پاور روکنی چاہیے، قانون کا جو غلط اطلاق کرتے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا 17 سال میں یعنی 2018 تک 17 سال میں صرف 295 ارب روپے نیب نے اکٹھے کیے، ویئرز عمران خان صاحب کے 3 سال کے زمانے میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے، ویئرز 1100 ارب روپے مزید اکٹھا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی میچور ہو چکے تھے، لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لا کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن سپیسیفک کیسز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسٹنس ہوا کرتی تھی، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی کے ایسٹس ہیں، کوئی بینیفٹ ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، وہ آپ نے چیک کرانا ہے دبئی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے کہ جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم کر دیا، ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ منی لانڈرنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں اور وہاں سے جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے آپ اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکوں نے اپنے صرف مفادات کی خاطر، اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لا کو تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے جو صنم اور عالیہ کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فزیکل ٹارچر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کی شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو جائیں، اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO 1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جسٹس اکاؤنٹس میں تھا جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO 1 اور اب NRO 2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس وقت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 آئین کی بالادستی ہو، نمبر 2 قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3 انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4
जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह कठपुतली मुसल्लत हो चुके हैं, 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और वो उधर डाकू रानी जिस तरह बैठी हुई है इलेक्शन हार के, और जिस अंदाज से ये तकब्बुर और अकड़ रहे हैं, उसकी मिसाल आपने देख ली है। अब अगर ये सच्चे होते तो जो ट्रिब्यूनल फंक्शनल हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए, एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ 40 दिन का वो रिमांड वाला वो आपने देखा है, वो ऑर्डिनेंस किया, और दूसरा कि जी इलेक्शन कमीशन जो खुद मुजरिम है कई केसेस में, जिन्होंने ये सारी मुजरिमाना हरकतें की हैं, उसके ज़रिए कि वो रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे ताकि वो ट्रिब्यूनल फंक्शन कर सकें, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे मुल्क को आगे ले जाने वाली नहीं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है कि हमें पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं थी क्योंकि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम पार्टियों को ये कहता हूँ कि बैठकर मुल्क के लिए कुछ सोचें। तो इसमें उन्होंने खान साहब ने मज़ीद क्या चाहते हैं कि वो पार्टी के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। देखें, खान साहब ने ये महमूद अचकज़ई के ज़रिए पैगाम उनको पहुँचा दिया है, और दूसरा उन्होंने मुल्क के तमाम तबकों को इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा है कि आप मुल्क का सोचें, बैठ जाएं, इसलिए कि ये मुल्क होगा तो हम सब होंगे। अगर मुल्क की तबाही अपने हाथों से जो लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। और ये एक वाज़ेह पैगाम था टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट रिजीम जो इस वक्त कठपुतली की सूरत में ये बैठे हुए हैं। और आज देखा कि वो दानियाल जो कि खुद कातिल है, हमारे एक साबिक एमपीए चौधरी अदनान का, पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान का कातिल है वो और उसका बाप, पूरी एविडेंस आ चुकी है। वो आज यहाँ उस केस को चेक करने के लिए आया हुआ है जिसके ऊपर खान साहब ने एहतजाज किया और उसको बाहर निकाल दिया। और इसी तरह पिछले हफ्ते पता चला कि वो एक बैरिस्टर अकील नामी बंदा है जो कि बुरी तरह हारा हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, और वो भी यहाँ जनाब दनाता फिर रहा था और देखने के लिए और चेक करने के लिए आया था। हम ये इनसे मुतालबा करते हैं कि ये कठपुतलियों के खिलाफ शदीद नफरत है लोगों की, ये हारे हुए लोग हैं, ये किस रूह से यहाँ हमारा केस का ट्रायल है, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता और यहाँ जेलों में ये दनाते फिरते हैं, इनके खिलाफ शदीद एहतजाज हम करते हैं। थैंक यू। अपना शोएब शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, पीटीआई में अच्छी पोजीशन पे भी हैं, ये बताएं, खान साहब पहले ये कहते रहे कि हमारे मुज़ाकरात सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ होंगे जो जिनके पास असल ताकत है। अब वो इस नतीजे पर क्यों पहुँचे कि उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी और महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए भी जो हुकूमत है या हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं या दीगर जमातें हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए वो क्यों तैयार हुए, इसके पीछे रीजंस क्या है? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब अपील को सुनते हुए जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने, जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को ये एम्पावर किया।